है फिरोज शाह तुगलक 14वीं शताब्दी में जब उसे दो स्तंभ मिले थे तो वो 15वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में कोई भी उस लिपि को पढ़ नहीं पा रहा था कि आखिर इस पर लिखा क्या था। फिरोज शाह तुगलक मारा मारा घूम रहा था कि इस पर क्या लिखा है, कोई पढ़े। तो चीन से लोग आते थे, चीन से 56 यात्री पढ़ने आए थे। 2 यात्री आए थे, एतिसांग और हेनसांग। ये लोग अपने साथ 10 पांडुलिपि लेके गए थे। सोचिए 56 चीनी यात्री आए थे यहाँ पर भारत देश में। कोई आया तो सोना लूट के ले गया, कोई आया तो चांदी लूटा और किसी ने कुछ भी लूटा, ठीक है। लेकिन जो चीनी बौद्ध यात्री है ना, वो आए तो सिर्फ भारत से किताबें लेकर। और सम्राट अशोक एक ऐसे पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जिन्होंने अपने शिलालेख पे लिखित रूप से जारी किया था कि मैं चाहे सो रहा हूँ, चाहे अंतःपुर में हूँ और चाहे रसोई घर में हूँ, जनता की आवाज सुनने के लिए मुझे कभी भी कहीं भी बुलाया जा सकता है। सम्राट अशोक कोई मामूली छोटे मोटे राजा नहीं थे। इतिहास में सर्व नाम आता है, सबसे ऊपर उनका नाम आता है। सबसे बड़े सम्राट थे दुनिया के, सबसे बड़े सम्राट सम्राट अशोक थे। लगभग जो है 2500 साल पहले इन्होंने वो वैज्ञानिक सीमाएं प्राप्त कर ली थी जब आज के जो अंग्रेज ब्रिटिश उत्तराधिकारी हैं, जो 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह भी उस सीमा को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाए थे। उस समय सम्राट अशोक ने वो सीमाएं प्राप्त कर ली थी जो आज के पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आदि जो देश हैं, उन पर सम्राट अशोक का शासन हुआ करता था। सम्राट अशोक जो है उनकी जो सीमाएं थी, जो लगभग उनका शासन 52 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। और इनके कई सारे स्क्रिप्चर्स हैं और स्तंभ वगैरह हैं, शिलालेख मिलते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और एक पुराना इंसिडेंट है फिरोज शाह तुगलक 14वीं शताब्दी में जब उसे 2 स्तंभ मिले थे तो वो 15वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में कोई भी उस लिपि को पढ़ नहीं पा रहा था कि आखिर इस पर लिखा क्या था। फिरोज शाह तुगलक मारा मारा घूम रहा था कि इस पर क्या लिखा है, कोई पढ़े। लेकिन उस समय कोई भी अशोक की धम्मलिपि पढ़ नहीं पा रहा था। सम्राट अशोक ने क्या लिखवाया, इस पर क्या लिखा है, किसी को कुछ नहीं पता था। और वो दिल्ली ले गए अपने साथ। एक टुपुरा से मिला था और एक मेरठ से स्तंभ, 2 स्तंभों को वो दिल्ली ले गए थे और वहां पर विद्वानों को बुलवाया और उससे पढ़वाया गया। वो बोले कि इस पे ये लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक नाम का एक राजा होगा जो इसे उठा पाएगा। बिल्कुल झूठ, जो भी उन्होंने बताया वो सब झूठ था। उसके बाद अंग्रेज आए, जेम्स विलियम जो कलकत्ता के जज थे 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी की बात है जब वो आए भारत में, तो उनकी नजर जो है सम्राट अशोक के स्तंभ पर गई कि आखिर ये क्या है। और उन्होंने काशी से जो है विद्वानों को बुलवाया था कि ये इतने विद्वान हैं, कुछ पढ़ पाएंगे। लेकिन काशी के विद्वान पंडित ने उस शिलालेख को पढ़ के बताया कि इस पे युधिष्ठिर का गुप्त वनवास लिखा है। सोचिए। और जबकि उसमें सम्राट अशोक का वो स्तंभ था, तो इस पे युधिष्ठिर महाभारत कहाँ से आ जाएगी। और उसने एक जाली किताब भी लिख डाली कि हमने इस स्तंभ को, इस शिलालेख है, इसको सही से पढ़ा है। और वो काफी दिनों तक उसे भीम की लाठी माना जाता रहा। काफी दिनों तक ये बात सच भी थी। लेकिन उसके बाद जेम्स प्रिंसेप ने इस शिलालेख को पढ़ लिया और इस पे बताया कि ये तो इस सम्राट अशोक का शिलालेख है, सम्राट अशोक का स्तंभ है, जो एक समय पे उसकी 52 लाख वर्ग किलोमीटर में हुकूमत थी, जो आज के पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इत्यादि देश हैं। इतनी सीमाओं तक उनका शासन चलता था। और सम्राट अशोक जो है एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। रुकना चाहेंगे क्या? जो जेम्स प्रिंसेस ने जो शिलालेख पढ़ा, तो पाली भाषा का प्रचलन क्या तभी से हुआ? नहीं, पाली भाषा का प्रचलन तो वो प्राचीन से है। वो धम्म लिपि में लिखा हुआ था। सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख वगैरह पाए जाते हैं वो धम्म लिपि में लिखे होते हैं। और उन्होंने उस शिलालेख को पढ़ के बताया था कि वो सम्राट अशोक का शिलालेख है। सम्राट अशोक जिनका शासन 52 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, उनसे बड़ा सम्राट आज तक कोई नहीं हुआ। दुनिया भर के राजाओं में होड़ लगी रहती है सम्राट अशोक को उपाधि लेने में। वो सम्राट अशोक की उपाधि लेना चाहते हैं। जैसे कि कंबोडिया का सम्राट अशोक जयवर्मन सप्तम को कहा जाता है। बर्मा का सम्राट अशोक धम्मचेती को कहा जाता है। इन्होंने कई स्क्रिप्चर लिखवाया, उस पर लिखवाया था कि मुझे सम्राट अशोक का राज लाना है। सोचिए, ये एकमात्र ऐसे इतिहासकार हैं जिनकी उपाधि लेने में राजाओं की होड़ लगी रहती थी।
और बात करें कि हम यूनिवर्सिटीज की, जैसे कि हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय, तो हमारे देश में नहीं है, सिर्फ हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय नहीं है, जो अभी अमेरिका की जो है ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज हैं, उससे भी बड़ी थी नालंदा विश्वविद्यालय, उससे भी बड़ा था नालंदा विश्वविद्यालय। और जो है ये सिर्फ भारत में नहीं है, श्रीलंका में है, जो कि 8वीं और 10वीं शताब्दी में कहा बनाया जाता गया। है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेशों से छात्र पढ़ने हाँ, आते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। विदेशों सही से बात। छात्र, बिल्कुल सही है। विदेशों से छात्र पढ़ने आए थे और यहाँ बौद्धिक शिक्षा दी जाती थी। यहाँ कोई वैदिक सभ्यता उस समय नहीं थी। उस समय वैदिक सभ्यता का नाम भी नहीं था। यहाँ पर बौद्धिस्ट लोग आते थे, चीन से लोग आते थे। चीन से 56 यात्री पढ़ने आए थे। 2 यात्री आए थे, एपिसांग और हेनसांग। ये लोग अपने साथ 10 पांडुलिपि लेके गए थे। सोचिए 56 चीनी यात्री आए थे यहाँ पर भारत देश में। कोई आया तो सोना लूट के ले गया, कोई आया तो चांदी लूटा और किसी ने कुछ भी लूटा। ठीक है, लेकिन जो चीनी बौद्ध यात्री है ना, वो आए तो सिर्फ भारत से किताबें लेकर गए। जी। और सम्राट अशोक एक ऐसे पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जिन्होंने अपने शिलालेख पे लिखित रूप से जारी किया था कि मैं चाहे सो रहा हूँ, चाहे अंतःपुर में हूँ और चाहे रसोई घर में हूँ, जनता की आवाज सुनने के लिए मुझे कभी भी कहीं भी बुलाया जा सकता है। सोचिए। एक एक कहानी और आती है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, मतलब इसके पीछे नालंदा विश्वविद्यालय को जो है जलाया गया था और उसमें जो है एक छोटा सा, एक एग्जांपल देती हूँ, एक छोटा सा देश जो है भूटान, ठीक है, उसमें जो है एक बौद्ध विहार में 84,000 किताबें पाई गई। सोचिए, एक छोटे से बौद्ध विहार में 84,000 किताबें पाई गई। तो ये नालंदा नालंदा हमारे देश में कितना बड़ा, भारत देश कितना बड़ा देश है और ये कितना बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर था। तो सोचिए इसमें कितनी किताबें जली होंगी। कहा जाता है कि 6 महीने तक यहाँ पर आग जलती रही थी। 6 महीने तक धुआं उठता है। सोचिए कितनी सारी किताबें जल के राख हो गई होंगी यहाँ पर। आखिरी और अहम सवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्क्रिप्ट है उसमें सम्राट अशोक को अकबर और औरंगजेब के जैसा उनको खलनायक के रूप में पेश किया गया, क्या इसमें क्या है? सबसे पहली बात कि जब अंग्रेज भारत आए नहीं थे तब तक सम्राट अशोक का नामो निशान नहीं था। अंग्रेजों के आने के बाद ही सम्राट अशोक के बारे में हमें पता चला था। तो उसके पहले ये लोग कैसे छाप सकते हैं? कैसे उनको पता, जब अंग्रेज आए उसके बाद ही सम्राट अशोक के बारे में पता चला, तो ये लोग कैसे बता सकते हैं? कैसे उनको डिफाइन कर सकते हैं? उनको कैसे पता? जबकि सच्चाई तो कुछ और ही है। वो सबूत के हिसाब से क्यों नहीं बोलते? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो कुछ और ही कहते हैं। तो वो उस चीज को क्यों नहीं देखते हैं? अपने आप से ये कोरी गप फेंकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कुछ भी इनकी बातों का कोई सिर पैर नहीं होता है। धन्यवाद। हमारे साथ थी छात्रा नैन्सी अम्बेडकर। उन्होंने सम्राट अशोक के बारे में बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।